हेलो टीजीटी पीजीटी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम टीजीटी पीजीटी और प्लस आपका जीआईसी जो कि आपका मई में होने वाला है, वो बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा है उसकी तैयारी के लिए। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ ये जो आज मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ ये आप सभी के लिए, जीआईसी लेक्चरर के लिए और पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि इसमें मैंने जो फैक्ट लेकर आई हूँ मैं वो सभी मैंने डिटेल वाइज आपको कवर कराने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये जो मैंने वीडियो बनाई है, मेरी जो मेहनत है वो आप सभी के लिए ज़रूर आपकी बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो मैं सिर्फ उन्हीं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही यहाँ पे लेकर आऊँगी आपके सभी के लिए, ताकि आपको हेल्प मिले अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद डैश 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 दिया है, और ये पूछा गया है कि जो लाइन है थॉमस हार्डी की कौन से नॉवल से ली गई है। तो ये आपको बताना है कि थॉमस हार्डी के कौन से नॉवल से ये जो लाइन है ये दी गई है यहाँ पे। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इमॉर्टल हैड एंडेड हिज सपोर्ट, ठीक है, विद। अब यहाँ पे आपके सामने जो है द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रीज है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव है, और यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ तो आंसर भी आपके सामने आ गया होगा यहाँ पर। तो दैट यहाँ पे दिया गया है टीज ऑफ द डबरविल्स के बारे में यहाँ पे बात करें। अगर मैं बात करूँ इनके बारे में तो ये है क्या, यहाँ पे जो लाइन आपके सामने ली गई थॉमस हार्डी के नॉवल की है, जो कि प्योर वोमेन टीज के बारे में बताता है, जो कि उसकी प्योरिटी के बारे में बताता है कि किस प्रकार से वो अपनी प्योरिटी को मतलब उस दिखाती है वहाँ पर, लेकिन उसके साथ कितना बुरा होता है वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपको, जो कि 1891 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेसेस रेफर टू, जो वेसेस है वो रेफर करता है किस चीज़ को। ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि द होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट, और यहाँ पे कुछ अगर मैं बात करूँ आंसर आपके सामने आ गया, द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट, जहाँ पर आपकी अगर हम बात करें जो नॉवेल्स को सेट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो एक लुसेटा यहाँ पे जो एक कैरेक्टर आपके सामने दिया गया है जो कि थॉमस हार्डी का ही है, लेकिन ये कौन से आपको वर्क में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो इस आंसर को अगर हम बात करें तो द मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज में हमें ये आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज। ठीक है, और कुछ यहाँ पर बात करें तो ये कुछ ऑप्शंस, और आपके सामने यहाँ पर देखने को बात करें कि अगर हम यहाँ पर कि सारे ही जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सब के बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वाली वीडियो में, तो देखी होगी अगर तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्पेयर्ड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक ए पेशेंट इथर्स अपॉन अ टेबल। ठीक है, ये जो लाइन आपके सामने यहाँ पर दी गई है, तो ये आपको बताना है कि कहाँ से किस लाइन मतलब किसके वर्क में ये लाइन दी गई है। तो जॉन कीट्स है, वर्ड्सवर्थ है, टी.एस. इलियट है या फिर टेनिसन है, तो किसके वर्क में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है ये आपको जो लाइन है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो डेफिनेटली हमारा टी.एस. इलियट हो जाएगा। तो टी.एस. इलियट ही यहाँ पर देखने को मिलता है जो उनकी यहाँ से उनके वर्क से यहाँ पे ली गई है, और कौन से वर्क से ली गई है तो ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टी.एस. इलियट के ये वर्क यानी कि ड्रामेटिक एंटर्ड मोनोलॉगों से ली गई है। कुछ यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने आया भी है डिटेल्स। तो ये लाइन जो है ड्रामेटिक एंटर्ड मोनोलॉग के रूप में दी गई है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड फ्रॉग। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट पब्लिश, ये फर्स्ट पब्लिश किया गया था इन जून 1915 में इन पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स, एक मैगजीन ऑफ वर्ड्स में इसको पब्लिश कराया गया था। तो ये भी आपको देखते हुए चलना है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है, और ये टी.एस. इलियट से रिलेटेड है, तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि टी.एस. इलियट से रिलेटेड है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु आउट ऑफ द फॉलोइंग literary artist declared himself a classicist in literature, an Anglo-Catholic in religion and a royalist in politics.
आपको यहाँ पर बताना है कि कौन है वो मतलब कौन से राइटर हैं जो कि आप फॉलो करते हैं किस चीज़ को, लिटरेरी आर्टिस्ट को, और डिक्लेयर करते हैं हिमसेल्फ, अपने आप को डिक्लेयर करते हैं क्लासिस्ट लिटरेचर के रूप में, और ये भी कहते हैं कि एंग्लो क्लॉथिस्ट, ठीक है, जो कि कैथोलिक अपने आप को बताते हैं रीजन से। तो वो कौन से आपके राइटर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे फिर से यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो जो कि कौन है आपके टी.एस. इलियट है, जो कि अपने आप को एक क्लासिकल लिटरेचर के रूप में बताते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर किया है उन्होंने। तो ये आंसर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो टी.एस. इलियट ही है वो जो पर्सन है। और इसकी अगर हम बात करें, जो नाम तो आप जानते ही होंगे, इसका फुल नेम क्या है, यहाँ पे थॉमस स्ट्रेंज इलियट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि डिक्लेयर करते हैं खुद को क्लासिकल लिटरेचर के रूप में, एंग्लो कैथोलिक यानी कि रिलीजन के रूप में आपको अपने आप को बताते हैं, रॉयलिस्टिक इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ही वाज एन अमेरिकन पोइट, ब्रिटिश पोइट थे वो, और जो एसिस्ट भी थे, प्ले राइट थे, एंड लिटरेरी क्रिटिक्स भी उनको कहा जाता है, जो कि एडिटर भी थे, ठीक है। ही वाज अवॉर्डेड, उनको अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज़ उनको देखने को मिलता है हमें, जो नोबेल प्राइज़ उन्होंने मतलब उनको मिला था लिटरेचर में 1948 में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान से रखना है, आप अच्छे से समझ लेना है इसको कि 1948 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड इज डिक्लेयर्ड, ठीक है, सॉरी, डेडिकेटेड टू, उन्होंने डेडिकेट किया है किसको, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे IL जो कि दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे मिज़लर फेब्रो, ठीक है। मिज़लर फेब्रो के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जिसको आपको यहाँ पे शॉर्ट में मतलब उसमें ब्रैकेट में भी लिखा है द बेटर क्राफ्ट मैन, ठीक है। तो द बेटर क्राफ्ट मैन ये उन्होंने किसको डेडिकेट किया है, तो कौन है यहाँ पे, ब्लेडरियर है या डेंटे हैं, J.M. हॉपकिंस है या इज़रा पाउंड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इज़रा पाउंड हमारे सामने आ जाते हैं, और इसके बारे में डिटेल्स की बात करें तो ये डेडिकेट करते हैं 1922 में, जो कि इनका मास्टरपीस रहा है द वेस्ट लैंड को ये मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि इज़रा पाउंड को यहाँ पे क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं विद द जी। तो उन्होंने डेडिकेट किया था इज़रा पाउंड को, ठीक है। तो द वेस्ट लैंड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, इज़रा पाउंड को उन्होंने किया था, और वो इंस्पिरेशन लेते हैं उनसे फॉर इज़रा पाउंड, ठीक है, यानी कि मिगलर आपको देखने को मिलता है फेब्रो, और मीनिंग दैट द क्राफ्ट, जो कि बेटर क्राफ्टमैन आपको देखने को वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से रखना है, ये भी आपको समझना भी है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, और इन्होंने पूछा है कि डायरेक्ट आपको क्या यानी कि कैरेक्ट आपको सीक्वेंस में लगाना है कि जो वेस्टलैंड है आपका, द वेस्टलैंड है जो टी.एस. इलियट का है, तो उसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उसमें 5 आपको क्या मिलते हैं यहाँ पे सेक्शन उसको देखने को मिलते हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, उससे बाद में कौन सा आता है। तो द बेरियल ऑफ द डेड यहाँ पे दिया गया है, आ गेम ऑफ चेस दिया गया है, फायर सरमैन दिया गया है, डेथ बाय वाटर दिया गया है। तो ये कुछ इस तरीके से सारे ऑप्शंस आपके सामने देखने को मिलते हैं, और ये आपको बताना है कि कौन सा इनका सीक्वेंस सही है। तो डेफिनेटली जो ए हमारा आंसर है वो इनका सीक्वेंस बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या आता है, द बैरियल ऑफ द डेड आता है, और उसके बाद यानी कि गेम ऑफ चेस आता है, इसके बाद फायर सरमैन आपको देखने को मिलता है, उसके बाद आपको डेथ बाय वाटर आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ उसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, तो मैंने कंप्लीट डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, द वेस्टलैंड यहाँ पे पब्लिश किया गया था, ये तो आपको पता ही है, और ये इसकी 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है द बैरल ऑफ द डेड, और जो कि जिसमें लाइन कितना है 1 से लेके यानी कि 76 इसमें लाइन आपको देखने को मिलती है। और ये इसमें थीम्स क्या रखी गई है, डिसोलेशन जो कि मेमोरी के बारे में बताता है, फियर के बारे में बताता है, रिबर्थ है, यूटिलाइज यानी कि इमेजनरी आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे बैरल सर्विसेज देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड में क्या है, जो द गेम ऑफ चेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 77 से स्टार्ट होता है, और 172 लाइन इसमें देखने को मिलती है, जो कि फोकस किया गया है इनके इन्फेटेंस, जो कि फेलियर ऑफ रिलेशनशिप्स को बताता है, यहाँ पे कंट्रास्ट करता है, यहाँ पे बिटवीन हाई सोसाइटी को दिखाता है एंड लोअर क्लासेस सेटिंग्स को दिखाता है। तो ये सब चीज़ इसमें दिखाई जाती है। नेक्स्ट अगर थर्ड पार्ट की बात करें हम, द फायर सरमैन आपको देखने को मिलता है, जो कि कौन सी लाइन से स्टार्ट होता है, 171 से स्टार्ट होता है, और 311 के आपके देखने को मिलता है, जो एक्सप्लोर करता है सेक्सुअल चीज़ों को, यहाँ पर दिखाता है मसीनिकलिज्म को दिखाता है, यहाँ पे स्पिरिचुअल डिसीज को दिखाता है, रेफरिंग करता है, जो कि बौद्ध एंड द बुद्धा
यहाँ पे जो कि बोथ से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है, बुधाज एंड यहाँ पे यानी कि एगोनिस्ट टीम के बारे में आपको देखने को मिलता है, जो कि थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड पार्ट, इसको भी आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट अगर हम बात करें डेथ बाइट वाटर के बारे में बात करें, जो कि 312 लाइन से स्टार्ट होता है और 321 लाइन्स तक होता है, जिसमें शॉर्ट में आपको इनकी प्रोविटल सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, ड्राइविंग को, फोनेटिक्स को और सेलर को दिखाता है। यहाँ पे फेनेलेबल आपको देखने को मिलता है, जो कि वार्निंग ऑफ द मोरालिटी को दिखाता है। एंड जो 5 पार्ट आपको देखने को मिलता है, वॉट द थंडर सैड आपको देखने को मिलता है, जो कि 322 से स्टार्ट होता है, 433 आपको फोकस करता है स्पिरिचुअल डिज़ायर को देखने को मिलता है, जर्नी को। एंड यहाँ पे कंक्लूज करता है विद जो कि फ्रेगमेंट को दिखाता है, फ्रॉम द उपनिषद को दिखाता है, उपनिषद से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, जो कि बिगिनिंग करता है रेदर यहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रेडिशंस को दिखाया गया है। और डेफिनेटली अगर मैं आपसे बात करूं कि किस तरीके से यहाँ पे जो कि पूछा जाता है सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया है, जो कि फर्स्ट आकर आपको देखने को मिलता है क्या है यहाँ पे द बैरल ऑफ द डेड आपको देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे इसको अगर सीरियल वाइज में देखे तो मैंने लगाया था, ट्रिक इसमें बनाई थी मैंने, यानी कि मारकर मतलब दफनाया मारकर, और फिर चेस खेला, फिर आग लगाई, मारकर पानी में डाला और फिर जम गया। तो इस तरीके से मैंने इसकी कुछ वो बनाई थी, आप इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आप इसको याद करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि दफनाया पहले मारकर और फिर चेस खेला, उसके बाद आग लगाई, यानी कि वाटर क्या है यहाँ पे फायर सरमन के बारे में है, फिर आग लगा दी यहाँ पे, तो एंड उसके बाद पानी में मारकर डाल दिया, तो वाटर के अकॉर्डिंग है। एंड थंडर सर के बारे में देखें तो जम गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने आ गया है, और ये आंसर हमारे पास है, क्योंकि अब इसको समझने की जरूरत ही नहीं है, आप देख लिए आप द फायर, यानी कि फायर सरमैन आपको देखने को मिल जाता है, तो उसका आंसर भी हमें देखने को मिल गया। नेक्स्ट है कि मैडम जो कि चलिए मैडम आपको सोसेस्ट्रीज के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे इज़ जो कि कैरेक्टर है किस में आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका अगर हम बात करें यहाँ पे डिकन्स ग्रेट एक्सेप्टेशन की है या टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड है, तो टी.एस. इलियट का ही वेस्टलैंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट्स भी मैंने इसमें लिए हैं। तो पॉइंट है यहाँ पर कि फेमस अगर हम बात करें, जो कि दिया गया जो कैरेक्टर टी.एस. इलियट का है, जो कि लैंडमार्क दिखाता है 1922 पोयम, और वही वेस्टलैंड में आपको सामने देखने को मिलता है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे बैरल ऑफ द डेड में आपको देखने को मिलता है। और ये इसमें सेक्शन दिखाता है द सी यूजेस आ विकेट पैक ऑफ द कार्ड के रूप में आपको देखने को मिलता है, यानी कि एक लेडी दिखाई गई है जो कि क्या करती है, जो कि विकेट पैक ऑफ द कार्ड को देती है, जो कि फ्यूचर बताती है, यानी कि टैरोट रीडिंग करती है। ठीक है, उसको मतलब कार्ड के अकॉर्डिंग ही वो उसको आंसर बताते हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन नॉट एसोसिएटेड विद टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट के द्वारा कौन सा ऐसा, यानी कि अगर हम बात करें टर्म है जो उन्होंने कॉइन नहीं की थी, तो आपको बताना है यहाँ पे इम्पर्सनैलिटी इज पोइट्री है, ऑब्जेक्टिव कोलरेटेड है, या नेक्स्ट आपके सामने दिखता है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, या फिर निगेटिव कैपेबिलिटी है। तो इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो टी.एस. इलियट ने नहीं दी है, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, क्योंकि निगेटिव कैपेबिलिटी किसने दी है, हमारे प्यारे जॉन कीट्स ने दी है। और यहाँ पर ऊपर की जो तीनों हमारे सामने हैं, जो कि इम्पर्सनैलिटी इन पोइट्री और ऑब्जेक्टिव कोलरेटेड, ये हम दी है, या एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये देखने को हमें मिल जाती है। नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पे दिए गए हैं को, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड यहाँ पे दी गई हैं, तो ये भी किसने यानी कि पॉपुलराइज़ किए थे, जो कि किसने पॉपुलराइज़ किए थे, टी.एस. इलियट ने किया था, हैमलेट एंड जो कि हिज प्रॉब्लम में, जो कि 1919 में आया था। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की अगर हम बात करें, जो कि टर्म उन्होंने कॉइन की थी, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स के रूप में आपको देखने को मिलता है, 1921 में हमें देखने को मिलता है, जो कि डिस्क्राइब करते हैं स्प्लिट्स बिटवीन थ्रो एंड फीलिंग्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं। और इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ पोइट्री की बात करें, जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट को बताते हैं, जो कि 1919 में आया था। और वो आर्ग्यूइंग करते हैं पोइट्री इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन
एक्सेप्ट्स फ्रॉम इट। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो कि आपके सामने अगर हम बात करें तो जो कि टी.एस. इलियट है तो को ऑब्जेक्ट इक्वालिटी उन्होंने दिया है, और उसके साथ साथ डी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, एंड इसके साथ साथ प्रश्न यानी कि पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती है जो कि टी.एस. इलियट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि टी.एस. इलियट प्रोफाउंड एट द इम्प्रेस। तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टी.एस. इलियट प्रोफाउंड द इम्प्रेशनल थ्योरी ऑफ द पोइट्री इन किस में इन्होंने दिया है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे सामने देखने को मिला था हमें, तो उससे आपको क्लियर हो गया है। तो ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट हमें देखने को मिलता है, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप देख लेंगे यहाँ पे, और टी.एस. इलियट जो कि प्रोफाउंड करते हैं पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री इन यानी कि सेमिनल में देखने को मिलता है 1990 में एस्से में उनके, और ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो कि टी.एस. आर्ग्यू करते हैं जो कि किस चीज़ के लिए, पोइट्री इज़ नॉट एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सनैलिटी बट एन एक्सेप्ट फॉर्म इट, जो कि वीविंग द पोएट्स माइंड, जो कि पोएट्स के माइंड को शो करता है, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, जो भी बातें हैं वो उसको क्या करता है, शेयर करता है, बताता है वहाँ पे, जो कि ये चीज़ हमको ट्रांसफॉर्म द पर्सनल इमोशंस को दिखाता है इनटू ऑब्जेक्टिव आर्टिस्ट एंड इम्प्रेशनल क्रिएशन को यहाँ पे शो करता है। तो ये आपके टी.एस. इलियट ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमें देखने को मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास। अब यहाँ पे कमला दास से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगी, कुछ मैंने फैक्ट भी लिया है कमला दास के बारे में, और उनकी पूरी मैंने बायोग्राफी भी यहाँ पे ली है, तो उसको समझ लें हम। पूछा गया है कि कौन सी पोएम इनकी नहीं है, तो द होट नोन इन मालाबार, द माई ग्रैंड मदर हाउस एंड द फ्रिग्स, ये सभी उन्हीं का वर्क है, लेकिन तिजोरी उनका वर्क नहीं है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कमला दास की हम जो कि बायोग्राफी है, और जो कि उनका जन्म हुआ है 1934 में, और उनकी डेथ हुई थी 209 में। ऑल्सो नोन एज कमला सुरिया के नाम से भी हम उनको जानते हैं, या फिर माधव कुट्टी के नाम से भी हम उनको जानते हैं, कुट्टी के नाम से। एंड वाज जो कि यानी कि अगर हम बात करें पॉनरिन, जो कि इंडियन इंग्लिश पोइट के रूप में जानी जाती है, ऑथर फ्रॉम जो कि केरल से है, नॉन फॉर कैंडिड कन्फेशनल स्टाइल रूप में वो फेमस हैं, क्योंकि वो कन्फेशनल में लिखती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को वो कन्फेशनल पोइट्री के रूप में जानी जाती है। उनकी जो भी पोइट्री होती है, एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिटी एंड लव के बारे में वो खुलकर बात करते हैं, सेक्सुअलिटी के लिए बारे में बात करती है, यानी कि जो आइडेंटिटी एंड लव के बारे में वो खुलकर बात करती है। मेजर वर्क के बारे में अगर हम बात करें, जो कि मेजर उनका वर्क है, जो कि समर इन कलकत्ता आपको देखने को मिलता है 1965 में देखने को मिलेगा हमें। द डेस्टिनेट आपको देखने को मिलता है जो कि 1967 में है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम आपको देखने को मिलती हैं 1973 में। माई स्टोरी आपको देखने को मिलती हैं जो कि 1976 में मिलती हैं, जो कि उनका कंट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी है, उनकी अपनी खुद की स्टोरी वो दिखाने की मतलब उन्होंने उसमें दिया है जो कि कंट्रोवर्शियल है। एंड यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स ऑफ लस्ट आपको देखने को मिलती है जो कि 1977 में, जो कि एक नॉवल के रूप में है। एन इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है माई ग्रैंड मदर हाउस आपको देखने को मिलता है समर इन कलकत्ता पोइट्री कलेक्शन में। द फ्रिग्स आपको देखने को मिलता है द ओल्ड प्ले हाउस, माई मदर एट 66 आपको देखने को मिलता है। द डेंस ऑफ द इन्यूक आपको देखने को मिलता है। द डेसेंटेंस आपको देखने को मिलता है जो कि पोइट्री कलेक्शन है उनका। अ हॉट नून इन मालाबार आपको देखने को मिलता है। द लुकिंग ग्लासेस, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में जो आपको याद रखने हैं, उनके बारे में आपको समझने हैं। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की, कुछ उनके वर्क है जो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा वर्क कहाँ आपको देखने को मिल जाता है। तो समर इन कलकत्ता आपको देखने को मिलता है जो कि 1965 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी स्टार्टिंग में मैंने दिए हैं मेजर वर्क हैं, ये मेजर वर्क हैं उनके, तो ये आपको डेफिनेटली लर्न होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक कन्फेशनल पोएट्री थी, यानी कि पोइटिस्ट थी, और उनके बारे में वो लिखती, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। और ये एक बार और रिवाइज कर दूँ, क्योंकि 1934 में उनका जन्म हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 209 में हुई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन विच
इन विच बुक ऑफ मुल्क राज आनंद, जो कि बक्का आपको देखने को मिलता है। बक्का नाम का एक कैरेक्टर है जो कि सेंट्रल करता है, तो कि कौन सा उनका वर्क है, किस पे आपको देखने को मिलता है, जो कि बक्का आपको कैरेक्टर दिखाई देता है। तो कौन सा है वो, अनटचेबल आपको देखने को मिलता है, जो कि एक आपको देखने को मिलती है। डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कि मुल्क राज आनंद का जो जन्म हुआ था वो 1905 में हुआ था, और 204 में उनकी डेथ हो गई थी। और अगर हम बात करें वो कौन थे, इंडियन ऑथर के रूप में जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि रिनाउ उनको दिया जाता है। रियलिस्टिक्स रिलाइल यानी कि जो रियल चीज़ों के बारे में वो लिखते हैं, और वो यानी कि सिंपैटिक्स चीज़ों को दिखाते हैं। डिस्क्रिप्शंस ऑफ पुअर एंड एड्रेस यानी कि ऑपरेस करते हैं, ठीक है, इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे अलोंग साइड की बात करें, जो कि आर के नारायण एंड राजा राव, मतलब इन तीनों ने इन दोनों के साथ मिलकर उन्होंने क्या है, मतलब अगर हम बात करें एक नया वो आयाम दिया था इंग्लिश लिटरेचर को, जो कि इंडिया में, ठीक है। तो कि वो किस चीज़ के इसमें लिखते हैं, अगर हम बात करें 1935 में सोशल प्रोटेस्ट नॉवल, जो कि अनटचेबल उन्होंने लिखा था, उसमें उन सब चीज़ों को बताया गया है, किस प्रकार से जातिवाद दिखाया गया है, किस प्रकार से अमीर गरीब के बारे में वहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने दिया है, और ये कुछ मेजर वर्क भी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है आप सभी को। और टचेबल कब आया था, 1935 में है। कूली कब आया, कूली इसके जस्ट बाद आया है, जो कि 1936 में आया है। एंड टू लीव्स एंड अ बर्ड आपको देखने को मिलता है, जो कि 19 चलिए भाई, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है द विलेज। तो द विलेज आपको देखने को मिलता है 1939 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स आपको देखने को मिलता है 1941 में। द बिग हर्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि किस में है, 1945 में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कि वर्क हैं उनके मेजर वर्क के रूप में जाने जाते हैं मुल्क राज आनंद के, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ है, 1905 में, और उनकी डेथ कब हुई है, 204 में उनकी डेथ हुई है। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हिज पोयम अ मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक उनका एक वर्क पोयम है, जो कि किसका है, लेकिन निज़ामुद्दीन गिल का है, आपको देखने को मिलता है, जो कि टॉक करते हैं अबाउट बारबरिक सिटी सिक विद स्लेम्स आपको देखने को मिलता है। और क्या है यहाँ पे, डिफ्रीड ऑफ सीजन ब्लेज विद रेन्स इट्स हावर क्रीक्स बिगर्स रून हाइन प्रोसेसन्स लीड बाई फेंट्रिक ड्रम्स। तो ये आपको बताना है आइडेंटिफाई द सिटी, किस सिटी में ये आपको पोयम आपको देखने को मिलती है, जो ये इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मुंबई, कोलकाता, बनारस या फिर चेन्नई। तो आंसर हमारे सामने आ जाएगा क्या, आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुंबई, ठीक है। मुंबई, जिसको आजकल मतलब पहले टाइम पे उसको बम्बई कहा जाता था, लेकिन आजकल हम उसे क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं निज़ामुद्दीन गिल के बारे में। तो डिस्क्राइब द इन पोयम, वो करते हैं मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग वॉक के बारे में, जो कि बॉम्बे और नाउ अब उसको मुंबई कहते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंटेड जो कि ग्रीन यानी कि ठीक है, रियलिस्टिक्स पेस्टोरल के बारे में वो बात करते हैं। सिटी एज अ बारबरिक सिटी सिक विद स्लेम्स के बारे में बात करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं द यानी कि इट्स स्ट्रेंथ्स, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मुंबई इज़ हिज कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन में वो इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आते हैं, इसमें उनको पब्लिश कराया था। और निज़ामुद्दीन गिल का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, चलिए कब उनका जन्म हुआ है, अगर हम उनकी बर्थ की बात करें तो 1924 में उनका जन्म हुआ है उनकी बर्थ। अगर हम बात करें उनकी डेथ के बारे में, तो उनकी जो डेथ हुई है वो 204 में हुई है, जब मुल्क राज आनंद की डेथ हुई है तभी उनकी भी डेथ हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो कि फाउंडेशनल इंडियन जेसिव पोइट यानी कि जेसुस पोइट के रूप में आपको जाने जाते हैं, वो प्ले राइट भी रहे हैं और एक क्रिटिक भी रहे हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं की फिगर इज़ मॉडर्न इंडिया इंग्लिश पोइट्री के रूप में। वो एक मॉडर्न अगर हम बात करें एक उसको उनको जाना जाता है की फिगर के रूप में जाना जाता है। नॉन एज द थीम्स ऑफ द आयरनी एंड प्रेसिस लैंग्वेजेस के रूप में जानते हैं हम उनको।
हीज नोटेबल वर्क इंक्लूड जो उनका है द अनफिनिश्ड मैन जो कि 1960 में आया था। इसके साथ साथ द एक्सेक्ट्स नेम जो कि 1965 में आया था। ही वॉज अवॉर्डेड, उनको अवार्ड भी मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो 1983 में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री उनको कब मिला है, उनको मिला है 1988। पद्मश्री इनको कब मिला है 1988 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि नजीम इकबाल के बारे में आपको पता होना, तो ये कुछ फैक्ट है जो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि बैकग्राउंड कैजुअली इन इज रिटन बाय, तो बैकग्राउंड कैजुअली रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास, विटमैन, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या नजीम इकबाल है। तो कौन है जिनके बारे में आपको देखने को मिलता है? तो कौन है वो? नजीम इकबाल ही आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है, उन्होंने ही इस वर्क को लिखा है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट भी है, आप देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर, तो जो कि उनका ये क्या है, एक फेमस उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जो कि रिटन नजीम इकबाल के द्वारा लिखी गई है। और अगर हम बात करें वो कौन थे, वो एक इंडियन जेसस पोइट थे, ठीक है, जो कि यहूदी फैमिली से बिलोंग करते थे और कंसिडर करते हैं उनके जो, मतलब अगर हम बात करें उनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के रूप में उनको यानी कि कंसिडर्ड किया जाता है। और अगर हम बात करें जो कि वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर जो थीम उनकी होती थी, आइडेंटिफाई द एलिस्ट्रेशन, ठीक है, एलिस्ट्रेशन के रूप में उनको देखने को मिलता है हमें। एंड लाइफ ऑफ द इंडियन एंड अब्रॉड, वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो इंडिया यानी कि अब्रॉड तक वो गए, उनका चाइल्डहुड से लेके अडल्ट तक उनका जीवन कैसा रहा, ठीक है, कैसे एक्सपीरियंस थे उनके, उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। इन विच कलेक्शन ऑफ, तो आपको बताना है इन विच कलेक्शन ऑफ द फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ब्रिचेस है वाज पब्लिश, जो ब्रिचेस है उनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो कब पब्लिश हुआ था, आपको ये बताना है, ठीक है। और वाज पब्लिश हुआ था यानी कि किस उसमें पब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। तो क्या हो गया यहाँ पर, जो आंसर है आपका माउंटेन इंटरवल के रूप में आपको देखने को मिलता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि पोयम है जो ब्रिचेस उन्होंने लिखे है, वाज फर्स्ट पब्लिश, ये फर्स्ट पब्लिश की गई थी थर्ड कलेक्शन में, पोइट्री के थर्ड कलेक्शन में माउंटेन यानी कि माउंटेन इंटरवल में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 1916 में, ठीक है। ऑल्दो इट फर्स्ट अपेयर, जो कि ये फर्स्ट अपेयर होती है, ठीक है, एटलांटिक यानी कि जो कि माउंटेन मैगजीन में आपको देखने को मिलती है, अगस्त 1915 में आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें फर्स्ट बुक अपेयरेंस वाज इन हिज 16 यानी कि 1916 में के कलेक्शन में ये आपको देखने को मिलती है। और कलेक्शन मैंने आपको बताई थी माउंटेन इंटरवल में आपको देखने को मिलती है। इट इज़, अगर इसमें लाइन की बात करें तो 59 इसमें लाइन आपको देखने को मिलती है, रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स में ये लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में आपको देखने को मिलती है, जो कि क्या करते हैं यानी कि रिफ्लेक्ट करती हैं चाइल्डहुड के बारे में, नेचर के बारे में बताती है, एंड डिज़ायर एक्सकेप द रियलिटीज़ के बारे में, वो जो कि एडल्टहुड की हुड के बारे में बताता है चाइल्डहुड से लेकर अब तक, ठीक है। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड में क्या अंतर है, वो सब चीज़ें वहाँ पे उसको याद करते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। एंड अब हम नेक्स्ट यहाँ पे समझ लेते हैं इनकी बायोग्राफी। तो बायोग्राफी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो इनका जन्म हुआ था वो 1874 में इनका जन्म होता है। और अगर हम बात करें 1963 में इनकी डेथ होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है इनकी डेथ और बर्थ इनके बारे में, उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। और ये सेलिब्रेट करते हैं जो कि अमेरिकन पोइट के रूप में जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें ये भी रियलिस्टिक्स यानी कि डिपिक्शन ऑफ रूरल न्यू इंग्लैंड लाइफ के बारे में लिखते हैं, ऑफन यूजिंग पोस्टल सेटिंग्स, यानी कि जो थीम रखी गई है वो एक देहात के रूप में आप देहाती चीज़ों को दिखाते हैं, वो चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे। चलो भाई, अब आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कि जो कि पेस्टोरल सेटिंग उनमें रखते हैं वो, और वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल एंड जो कि एग्जिस्टेंशियल थीम्स वो रखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उनको 4 टाइम पुलित्जर प्राइज़ विनर रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है एक, ठीक है। 4 टाइम यानी कि लोगों को एक बार मिलना मुश्किल हो जाता है, इनको 4 बार मिला है भाई, ठीक है। तो 4 बार पुलित्जर प्राइज़ उनको मिला है। और उनका जो वर्क होता है वो इनकी करेक्टराइज करते हैं बाई क्लिनिक लैंग्वेज के, यानी कि जो कि रोज़मर्रा की जो लाइफ होती मतलब लैंग्वेज होती है, एक उन लैंग्वेज में वो मतलब लिखने का प्रयास लिखते हैं। और ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म वो यूज करते हैं, एंड प्रोफाउंड जो कि स्टोरीज़ को वो दिखाते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ उनकी बर्थ के बारे में बात करें तो जो कि मार्च
26 मार्च को उनका जन्म हुआ था 1874 में, जो कि सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में, ठीक है। और उनका अर्ली वर्क के बारे में बात करें, अर्ली वर्क जो कि उनका है एज ए टीचर, कॉबलर भी रहे हैं वो, एडिटर बिफोर कमिटिंग टू पोइट्री, तो ये आपको देखने को मिलता है। एंड लिटरेरी करियर के बारे में बात करें, जो कि फर्स्ट उनके पब्लिकेशन की बात करें, सोल्ड हिज फर्स्ट पोयम माई बटरफ्लाई, जो कि एक इलाजी के रूप में उनको देखने को मिलती है। इन 1894 में वो मतलब उनका वो आती है, पब्लिश होती है, जो द माई बटरफ्लाई, ठीक है, माई बटरफ्लाई आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक इलाजी के रूप में वो लिखते हैं। इंग्लिश पीरियड के बारे में बात करें, जो कि मूव टू ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन इन 1912, ठीक है, वेयर हिज फर्स्ट बुक्स, जो कि उनकी फर्स्ट बुक आपको देखने को मिलती है आ बॉयज विल 1913 में, ठीक है। उनकी जो अगर हम बात करें, जो उनकी फर्स्ट बुक है जो कि 19, ठीक है, तो आ विल यानी कि बॉयज विल 1913 में आपको देखने को मिलता है। एंड नॉर्थ ऑफ बोस्टन की बात करें तो 1914 में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर चलिए अब इनका स्टाइल किस तरीके का है, अगर हम बात करें कि नॉन फॉर इनकी मर्जनिंग ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स पे वो लिखते हैं विद द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच वो करते हैं, ऑफन इनकी कवरिंग करते हैं थीम्स ऑफ ट्रेजिक एंड्रेंस, ठीक है, ट्रेजिक यानी कि एंड्रियोज को वो दिखाते हैं यहाँ पे, एंड जो कि एंड टेंसेस एफ्रीमेशन वो करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये स्टाइल आपको ध्यान रखनी है इनके। और ये इनका लिटरेरी करियर के बारे में हम बात करें तो ये इनका जो माई बटरफ्लाई से वो स्टार्ट करा था उन्होंने। और यहाँ पर जो कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो कि बुक्स भी रही हैं उनकी, तो ये भी आपको देखने को मिलती हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से लर्न रखना है, ध्यान रखना है। तो ये आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने बायोग्राफी रखने की कोशिश की है। आई होप आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रही होगी। एंड बर्थ की बात करें तो 1874 में इनका बर्थ हुआ था, और उनकी डेथ के बारे में बात करें तो 1963 में उनकी डेथ हुई थी। अमेरिकन पोइट रहे हैं वो, और ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उनको 4 बार पुलित्ज़र प्राइज़ उनको मिला है, तो ये भी हमें याद रखने वाली बातें हैं हमारे पास। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आप सभी के लिए रहेंगी। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर तरीके से इन सभी फैक्ट को समझ पाए होंगे और अच्छे से आपने इनको करा भी होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक